जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम मिश्रा पर। सीडीएस 1 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसकी बहुत ज्यादा वेट थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 12 अप्रैल 2026 को सीडीएस 1 2026 का एग्जामिनेशन होगा। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है इस नोटिफिकेशन में, कुछ बदलाव नॉट जस्ट इन सीडीएस में, मतलब लाइक यूपीएससी के जो प्रोसेस है, जो आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव है, वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। इसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हैं, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, खासकर वो बच्चे जो नए हैं जिनको नहीं पता है, और बाकी सारी चीजें जो हैं हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है। 4 महीने बचे हैं। 4 महीने की आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूं एक डेडिकेटेड सेशन में। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन आपका 10th ऑफ डिसंबर, कैंडिडेट्स कैन बिगिन देयर एप्लीकेशन प्रोसेस। लास्ट जो डेट है इस चीज को प्लीज कीप दैट इन माइंड, 30th दिसंबर 2025 6 PM। ठीक है, वो रात के 11:59 तक नहीं है, शाम के 6 बजे तक है। तो प्लीज इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। फाइनल डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म 12 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन होगा डेजिग्नेटेड सेंटर में। एक ही दिन एग्जाम होता है, कोई अलग अलग दिन एग्जाम नहीं होता है जैसा कि बाकी और कई एग्जाम्स में होता है, ऐसा नहीं है यहां पर। और लगभग 20 से 25 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। ठीक है, रिटर्न जब होगा उससे जो पिछला अगर आप ट्रेंड देखेंगे 19, 20, 25 दिन जो है लगभग आपका, तो मई 2026 में रिटर्न रिजल्ट आ जाएगा, ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और जो भी एप्लीकेशंस होंगी वो सिर्फ इस लिंक पर होंगी, upsconline.nic.in। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं? लगभग सेम वैकेंसीज हैं। अगर आप टोटल वैकेंसीज देखोगे 451, पिछले साल में देखोगे जैसे सीडीएस 2025 की देखोगे तो 457, तो वही वैकेंसीज चल रही हैं। 450 से लेकर 460 के बीच में आपको लगभग यही वैकेंसीज काफी समय से आ रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। सीएपीएफ में जनरली ऐसा नहीं होता है, उसमें बहुत वेरिएशन होता है। ठीक है, 100 वैकेंसीज फॉर 160 सेकेंड डीई कोर्स, और जिसमें इंक्लूडिंग 13 रिजर्व फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स। तो ये बहुत सारे बच्चों का जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं वो पूछते भी हैं कि सर हमारे लिए कुछ है, तो ये है भाई साहब, आपके लिए सीट्स रिजर्व रखी गई हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आईएमए में सिमिलरली आईएनए में आपका 26 वैकेंसीज एग्जेक्टिव ब्रांच इंक्लूडिंग 6 फॉर एनसीसी नेवल विंग, 32 वैकेंसीज। ठीक है जी, एयरफोर्स अकेडमी 3 रिजर्व फॉर एनसीसी एयर विंग, एंड ओटीए में है आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज 275। और फिर आपका ओटीए चेन्नई में, ठीक है जी, 18 वैकेंसीज। इसको लेकर भी मैं किसी दिन अलग एक सेशन में चर्चा कर लूंगा। ठीक है, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर। ओके, तो ये है आपका टेंटेटिव वैकेंसीज 451। ये बदल भी सकती हैं, कुछ बढ़ सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, पर मोटा मोटा ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है ट्रेंड। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रॉम स्पेसिफाइड कंट्रीज, ये आपकी लिस्ट उसमें मेंशन है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नॉट रिक्वायर्ड फॉर गोरखा सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तब आपको कुछ इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, देन इट इज क्लियर। अगर आप उसमें नहीं बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली प्लीज गो थ्रू द डिटेल्ड पार्ट। ठीक है, ओके। एज लिमिट की बात करें, इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है। ठीक है, आईएमए और आईएनए के लिए बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 एंड 1 जनवरी 2008, और ये दोनों डेट्स इंक्लूसिव हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब अगर आप 2 जनवरी 2003 को आपका डेट ऑफ बर्थ है या 1 जनवरी 2008, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अनमैरिड मेल्स ओनली, ये भी ध्यान रखिएगा, अनमैरिड। ठीक है, आपकी मैरिज नहीं हुई होनी चाहिए। एएफए के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपका, ठीक है जी, 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2007। तो यहां पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा ये रिस्ट्रिक्टेड है। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल टू 26 ईयर्स फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर्स, सीपीएल होल्डर्स, मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है तो 2 साल का आपको और एज रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाता है।
ओटीए मेन के लिए 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक। तो यहां पर ओटीए में अगर आप देखोगे तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन है। मतलब यहां पर 2003 था, यहां पर भी 2003 था, तो यहां पर 2002 है। तो ये एक कहीं ना कहीं खासकर उन बच्चों के लिए जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया तो वो ओटीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए वुमेन बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2008। डेट ऑफ बर्थ की बात करें एज पर मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओनली विल बी एक्सेप्टेड। और जो आपका 10th के जो मार्कशीट में है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, आईएमए और ओटीए के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी, इंजीनियरिंग, कुछ भी है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी फिर अगेन डाउट रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, सर मेरे पास बीकॉम है, मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस से बीए है, ठीक है, मैंने इग्नो से बीए की है, बिल्कुल वैलिड है क्योंकि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पर आप बस बीए देख लीजिए कि यूजीसी एक लिस्ट निकालता है, उसमें कुछ यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज नहीं है उनकी भी लिस्ट निकलती है, जो रिकॉग्नाइज है उनमें देख लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है, अगर आपको बहुत कोई एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो बहुत ही क्लियर है, इंजीनियरिंग की डिग्री, ठीक है। ओके, यहां पर एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ठीक है जी, आपके पास डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। अगर आपके पास 10+2 लेवल में फिजिक्स और जो है मैथमेटिक्स था और उसके बाद आपने मान लीजिए कोई भी डिग्री करी है, ठीक है, मान लीजिए बीए ही करा है, बीकॉम करा है, ठीक है, कुछ फॉर वॉट एवर रीजन, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग डिग्री करी है, ठीक है, फिर कहानी बिल्कुल वो हो गई। फाइनल ईयर डिग्री कैन अप्लाई, ठीक है जी, ये भी बहुत क्लियर है। अच्छा, इसमें भी डाउट रहता है कि जी फाइनल ईयर में है, हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑब्वियसली फाइनल ईयर प्लस आपका वो एज एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2027, तो बहुत आसानी से जनरली जून जुलाई में आपके पेपर हो जाएंगे, उसका 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी, तो आपके पास वो एक फाइनल मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, वो होनी चाहिए इस तारीख से पहले, ठीक है। आईएनए के लिए 13 नवंबर 2026 फॉर एएफए, ये थोड़ा सा टाइम लिमिट वो है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप देना चाहते हैं और अगर आपका क्लियर हो जाता है सब ठीक, तो कोशिश करिएगा कि आपकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या मार्कशीट जो है वो इस तारीख से पहले पहले आ जाए, ठीक है। और 1 अप्रैल 2027 फॉर ओटीए। देखो, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं, वो बताते हैं कि हाँ जी ये जो है इतनी वैकेंसीज आ गई हैं, हमारा ये कोर्स है, और ठीक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज थिंग्स ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बाद में जाकर परेशान होते हैं। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, उसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, वो इतना पीडीएफ जो है वो बहुत यूजर फ्रेंडली पीडीएफ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंसाइज की गई है। ओके, एप्लीकेशन प्रोसीजर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिसेंटली द यूपीएससी हैज चेंज्ड फ्यू थिंग्स, ठीक है। तो एक सबसे पहले तो upsconline.nic.in जो वेबसाइट मैंने पहले भी बताई, तो आप उस पर रजिस्टर करेंगे और एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट करेंगे, यूआरएन नंबर है बेसिकली। आपका एक, जैसे वेरी सिंपल यू कैन से कि जैसे आपका आधार है, ठीक है, आधार नंबर है, एक यूनिक आईडी टाइप है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको उन्होंने नाम दिया है CAF का, ठीक है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है विद पर्सनल डिटेल्स एंड लाइव फोटो, जो कि सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं, वो आपका सबमिट होकर रहेगा, फिर जो भी यूपीएससी के फॉर्म्स होंगे उसमें ये आपका एक कॉमन फॉर्म अपने आप कैप्चर कर लेगा, ठीक है। आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा। देन आपका एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल, जैसे आप CDS-1 2026 भरना चाहते हैं, थोड़े समय में CAPF 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, या कोई भी और एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है जिसमें आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, फिर आप इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप सीधा ही इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमने पहले OTR करा हुआ है, या वो सारी बीच में अभी एक पर्टिकुलर डेट में, अब आई डोंट नो आपने किस समय पर उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, पीछे ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि आपका जो पुराने वाला था वो अब एप्लीकेबल ना हो,
ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने कब किया है वो कॉमन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो फिल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, तो प्लीज उसको चेक करिएगा, अगर वो पुराने वाला होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। सो फिल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रेफरेंस, सेंटर चॉइस, फी पेमेंट, तो वो आप कर देंगे कि भाई ये एग्जाम है 12 अप्रैल को और ये एग्जामिनेशन सेंटर में भरना चाहता हूँ, फी पेमेंट करेंगे तो आपका डन हो जाएगा। तो बेसिकली वो ये चाहते हैं कि भाई आपको बार बार रजिस्ट्रेशन ना करनी पड़े, बेसिक डिटेल्स आपकी सेम है। ओके, रिव्यू ऑल द डिटेल्स केयरफुली, सबमिट बिफोर डेडलाइन, ठीक है जी, और कोई भी करेक्शंस आफ्टर सबमिशन नहीं होंगे। यहाँ पर 200 रुपए की जो है फीस है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स, और पेमेंट मोड ये सारी यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार, वोटर, रीसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्पेसिमेन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास होनी चाहिए। ओके, एग्जामिनेशन जो है 81 सेंटर्स में होगा क्रॉस इंडिया, और इसमें ऐसा नहीं है जो पहले अप्लाई करेगा उसको जो है वो सेंटर मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप उन सेंटर्स में फॉर्म भरना चाहते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि 12 अप्रैल के समय में आप कहां पे होंगे, जो भी एग्जामिनेशन आपका सेंटर होगा वो जल्दी फिल होने वाला है, ज्यादा प्रेफरेंस रहती है लोगों की, तो कोशिश कीजिए अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए, ठीक है, ताकि आप श्योर रहें कि आपको वही सेंटर मिलेगा। क्योंकि अगर वो सेंटर में अगर मान लीजिए ज़्यादा लोग आते हैं और वो भर जाता है, फिर वो आपको नेक्स्ट कोई सेंटर मिल सकता है, ठीक है जी। कैपेसिटी लिमिट है, ठीक है, कुछ सेंटर्स में। तो इन नदर्न रीजन में कौन कौन से सेंटर हैं, वेस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, तो रीजन वाइज भी हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया है, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी ग्रांटेड, ऑब्वियसली, मतलब वो कह रहे हैं भाई एक बार आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर ही सेंटर आप अपना फिल कीजिएगा। ओके, कैंडिडेट्स अपेयरिंग सेंटर्स अदर देन ऑब्वियसली एडमिट कार्ड, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, और इंग्लिश का पेपर पहले होता है। अच्छा, एक चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं जब पेपर आएगा उससे पहले भी, कुछ दिन पहले भी बताता हूँ, भाई आजकल ना आधा घंटा पहले वो गेट बंद कर देते हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं कि जो लेट पहुंचे, सर 2 मिनट लेट पहुंचे, 5 मिनट लेट पहुंचे, वो अलाउ नहीं करते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आधे घंटा क्या 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचे होने चाहिए मिनिमम, ठीक है, सो दैट यू कैन गो एंड रिलैक्स ओवर देयर, हैव अ टी, हैव कॉफी, और उसके बाद अपना जो भी एग्जाम देने जाए। तो इंग्लिश का 100 मार्क्स का पेपर है और 120 क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चन। सिमिलरली जीएस का भी यही है, 100 मार्क्स का 120 क्वेश्चन, और यहां पर 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिक्स का, और जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 200 नंबर का पेपर है, ठीक है जी, ये 200 तो इंटू 2, ठीक है, 200, और ये 200 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है, 200। अगर आप आईएम में एएफए के लिए जा रहे हैं तो 300 हो गया, तीनों हैं। अगर आप ओटी के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश और जीके, बस आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट एंड वेट, तो यहाँ पर बहुत अगेन आप नोटिफिकेशन देखेंगे बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। जनरल जो है मेल कैंडिडेट्स 157 सेंटीमीटर, गोरखा एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गढ़वाल, कुमायूं, जो है थोड़ा हाइट का रिलैक्सेशन है क्योंकि एवरेज हाइट कम होती है, ठीक है वहाँ पर। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सो 152 सेंटीमीटर्स, और गोरखा कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन्स, सो मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्लाइंग ड्यूटी के लिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, तो प्लीज गो थ्रू, वेट स्टैंडर्ड्स भी उसमें दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में चार्ट दिया हुआ है। सर मेरी इतनी हाइट है, पहली बात तो वो इंचेस में नहीं देखते, सेंटीमीटर्स में देखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है कि इतने सेंटीमीटर आपकी हाइट, और उसमें भी आपका एज किस ग्रुप में है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वेट का क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई अब 40 क्यों है, अब 30 to 40 क्यों है, वो पूरा चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप जहां फिट बैठते हैं वहां पे इसको देख लीजिए। Okay, candidates outside the prescribed weight range will not be acceptable. However, candidates with documented evidence of bodybuilding, wrestling, boxing, national level may be considered if the BMI is below 25. तो ये भी एक अच्छी बात है, उन्होंने मेंशन कर दिया कि अगर आप कोई नेशनल चैंपियनशिप वगैरह में है ना, रेसलिंग, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग में रहे हैं तो जो है आपका अलाउड है, अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से कम है, ठीक है। वो बॉडी मास इंडेक्स वेट लेंगे, ठीक है जी, हाइट लेंगे इन मीटर्स, उसका स्क्वायर, ठीक है, तो वो बॉडी मास इंडेक्स आपका आ जाता है।
ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, एक इस पे भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मैं एक बात बता देता हूँ, ये मोटा मोटा यहाँ पर दिया है, ठीक है जी। अगर आप लाइक एनडीए 10+2 एंट्रीज, ग्रेजुएट एंट्री क्योंकि बात कर रहे हैं हम, तो अनकरेक्टेड विजन, करेक्टेड विजन, इसके अलावा इसमें मेंशन है लेजिक सर्जरी आपकी अगर है, कोई दिक्कत नहीं है, परमिटेड फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज इफ परफॉर्म्ड आफ्टर एज 20, और मिनिमम 12 मंथ्स का आपके पास एक रिकवरी का पीरियड था पोस्ट सर्जरी विद द स्पेसिफिक कॉर्नियल थिकनेस एंड एक्सियल लेंथ। तो इसके अलावा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, प्लीज कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, प्रेफरेबली गवर्नमेंट का हो, नहीं तो प्राइवेट में भी। आप इस जो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना इसका प्रिंट आउट लीजिए, ठीक है जी, जो मेडिकल वाला पार्ट है नोटिफिकेशन में, और उसको ले जाके डॉक्टर को दिखाइए, उनको बहुत अच्छे से चीज़ें पता हैं। क्योंकि आप किसी भी चैनल पे जाएंगे, ठीक है, अगर वो डॉक्टर नहीं है तो वो बहुत सुपरफिशियली उनको चीज़ों के बारे में पता है। मैंने इस फोर्सेस में सर्व किया है, आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि पता है कि हाँ जी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नीज, बेसिक चीज़ें पता है, बट भाई साहब डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूरा मेडिकल मैनुअल्स होते हैं अच्छे मोटे मोटे, डॉक्टर्स को रेफर करने पड़ते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है मतलब आप सोच रहे हो कि भाई सारा चीज़ पता होगा, एक छोटी छोटी चीज़ पता होगा, वो टेक्निकल टर्म्स पता होंगी, ठीक है, और फिर आप चैनल बहुत सारे चैनल्स पे जाके लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता है। प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो व्यक्ति ने उसमें पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, उसको उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। ओके, तो ये है मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर मोटा मोटा। जैसे अगर आप देखोगे जी बीपी मस्ट नॉट एक्सीड 140/90 mmHg, हम कहते हैं 120/80 होता है ना स्टैंडर्ड, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो भी मतलब है, तो बेसिक आपका मतलब 120/80, तो मैक्सिमम इतना होना चाहिए बस, ठीक है। नो ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, ठीक है, नॉर्मल ईसीजी रिक्वायर्ड, पल्स रेट 60 to 100, हम कहते हैं नहीं 72, नहीं जी, कोई भी मेडिकल टर्म में कभी भी कोई ऐसा फिक्स पॉइंट नहीं होता है, रेंज होती है हमेशा, ठीक है। तो ये 60 to 100, ठीक है, जो है एक्सेप्टेबल है। नो हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, चेस्ट एक्सपेंशन जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सरे मैंडेटरी, नो एविडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बहुत बहुत डिटेल में मेंशन है, ये मोटा मोटा यहाँ पर मेंशन है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में नो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, और ईयर नोज थ्रोट में, ठीक है जी, अगेन 6, देखो कोई बेसिक डिफॉर्मिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हाथ में उंगली बहुत बेसिक से चेक किया जाता है, नॉक नीज फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और बट इसके बियॉन्ड कोई भी मेडिकल इशू है, प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट था कि उसको ये था कि शायद उसको कलर ब्लाइंडनेस है, नॉट मतलब कलर ब्लाइंडनेस के भी लेवल्स होते हैं। तो ही कंसल्टेड अ डॉक्टर, ही कंसल्टेड अनदर डॉक्टर, देन ही गॉट टू नो कि हाँ जी वो कलर ब्लाइंडनेस में आ रहा है, ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। सो ही डिसाइडेड कि नहीं तैयारी करनी है, अब मैं किसी और एग्जाम की तैयारी करूं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा प्रोसेस कर लें, फिर आपको बाद में पता लगे। अगर किसी चीज़ में डाउट है सो गेट इट चेक्ड। ओके, नेक्स्ट आपका सिलेक्शन प्रोसेस एंड एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर है जी। सबसे पहले आपका रिटर्न है, रिटर्न के बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है एसएसबी के लिए। अगर आप आईएमए या ओटीए के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कहाँ पर रजिस्टर करना है। joinindianarmy.nic.in, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट, सीधा आप जाएंगे वहां पर रजिस्टर करेंगे। और ओआईआर, ठीक है, टेस्ट पहले दिन आपका स्क्रीन जो टेस्ट है ओआईआर और पीपीडीटी सेशंस, और फिर जो है आपका स्टेज 2, ठीक है जी, जिसमें इंटरव्यू, जीटीओ, बहुत सारी चीज़ें, साइकोलॉजी टेस्ट, कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर मेडिकल एंड देन द फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है मैंने एक बार मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है। देन आपका ट्रेनिंग मिलिट्री एट आईएमए, सो स्टेटेड कैंडिडेट्स अंडरगो अप्रॉक्सीमेटली 18 months ऑफ रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी जानना है कि भाई मंथली मतलब क्या है, ठीक है। तो बेसिक जो आपकी जो ट्रेनिंग रहती है उसमें बेसिक प्लस डीए, उसके बियॉन्ड
ठीक है, फिर जब आप लाइक व्हेन यू गेट इनटू द सर्विसेज, फिर आपके वो सारे अलाउंसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पर आपका अराउंड, जब मैं बना रहा हूँ 55 से 60% के बीच में डीए है, फिर मिलिट्री सर्विस पे, फिर बहुत सारे अलाउंसेस, वेरी डिसेंट पे, ठीक है। इंश्योरेंस कवर आप देख सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरी गुड। एंड ये देखो, ये वैसे अभी के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ नहीं पता होती। सो इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी नोइंग दिस ऑल्सो। नेवल ओरिएंटेशन कोर्स 44 वीक्स एट INA Azmala, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू नेवल ऑपरेशंस, ठीक है। ऑफिसर सी ट्रेनिंग 6 मंथ्स एट ट्रेनिंग शिप, एंड फिर आपका 6 मंथ्स एडवांस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, 33 वीक स्पेशलाइज टेक्निकल ट्रेनिंग फॉर नेवल ऑपरेशंस, एंड देन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ये कुछ हैं। ये खैर बहुत बात की बात है, जब आप लाइक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके सिलेक्ट होके जब जा रहे हैं तो वो आपको पता लग भी जाएगा, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो उसमें मेंशन भी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, ट्रेनिंग एट एयरफोर्स एकेडमी अगेन, ठीक है, 74 वीक्स ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग एट एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, एंड अगेन दिस मच ऑफ इंश्योरेंस कवर, एंड ठीक है, ये आपका, ठीक है जी, हो गया। देन ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स अकेडमी, ठीक है। तो यहाँ पर जो OTA में होता है आपका, ठीक है, OTA चेन्नई में, तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है अराउंड 49 वीक्स की ट्रेनिंग, क्या क्या क्राइटेरिया शुरुआत में, ठीक है, ऑन अराइवल, तो ये आपके होने चाहिए। अगेन अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। ओके, ठीक है, लेफ्टिनेंट कैप्टन, देखो यहाँ पर ये एक चीज़ बहुत क्लियर है कि लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, ठीक है, देन आपका लेफ्टिनेंट कर्नल, क्लियर है, ठीक है, टाइम बाउंड है, बट बियॉन्ड लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, देन आपका सिलेक्शन बोर्ड, देन लाइक इफ यू गेट इनटू द सिलेक्शन बोर्ड्स यू बिकम कर्नल, अदरवाइज फिर वो टाइम स्केल से बनता है, फिर दैट इज लाइक 13 में आप लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर 26 में जाके पुटिंग इन 26 year सर्विस देन बिकम कर्नल। ओके, तो ये मिलिट्री सर्विस पे DNS अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा एनुअल लीव 60 डेज पर, CL जो है आपका 20 डेज है, और लीव इनकैशमेंट आप ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगेन अभी बहुत इनिशियल स्टेज हो जाएगी, बट स्टिल बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछते हैं कि सर क्या क्या हैं। रेस्ट एश्योर्ड बहुत अच्छी खासी, देखो क्या होता है ना, प्राइवेट के पैकेज जो होता है CTC, इतना CTC है, इतना CTC है, तो उसमें ना बहुत सारे डिडक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट का उल्टा चलता है, बेसिक पे बड़ा कम देख रहा हूँ, फिर उस पर DA है, उस पर बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो रही होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो बेसिक अकोमोडेशन मिलती है, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो कहीं खाते में आती ही नहीं है, ठीक है। अगर वो आप उस तरीके से प्राइवेट सेक्टर की तरफ CTC काउंट करने लग जाओगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड CTC, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलिए, सो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस, तो ये चीज़ यार बहुत ध्यान रखना। बस एक पॉइंट प्लीज़, आप इतनी मेहनत करके उस दिन एग्ज़ाम में 2 मिनट लेट, 5 मिनट लेट पहुंच रहे हो, और आप गेट बंद कर दे रहे हैं, फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो अलाउ नहीं कर रहे, वो दैट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। बहुत बहुत दुख होता है, प्लीज़ वो मत करिएगा। और सो ये है आपका कुल मिला के सारी कहानी। एंड यस, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ इस पे, ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। आई थिंक नो नीड टू से कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होती हैं। ओके, फाइनल ये है कि भाई अपनी, सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करें, अपनी नेशनैलिटी, एज एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद जब आप लाइक फॉर्म भरें तो आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रीसेंट फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आप अपना जो है URN, ठीक है, जो पहले रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, फिर जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपका एग्जाम स्पेसिफिक मॉड्यूल ये भरेंगे, फी भर के फिर आपको एडमिट कार्ड कुछ दिन पहले आएगा। तो ये पूरा का पूरा कहानी है, एंड दैट्स ऑल। तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, इस वीडियो में नहीं, तो फिर वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 4 महीने की आपकी CDS प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए,
ठीक है, क्या चीजें अभी भी अगर आप तैयारी करते हैं तो किन चीजों पे फोकस करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम सेशन में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होगा इस नोटिफिकेशन को लेकर प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा, विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।